So, good afternoon, everyone. Today's topic for discussion is personality disorders. So, personality disorders, they are one of the most common conditions that we as psychiatrists we handle. Uh, by common, I would say 20 to 30 patients in the OPD and 30 to 50% patients in the IPD. So, this is something which is seen very, very commonly. And even though you must have not heard about it, आपने इतना सुना नहीं होगा कि ये एग्जैक्टली डिप्रेशन या एंजाइटी ये सब तो फिर भी आपके सुनने में आता है. इतने कॉमन होने के बाद भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्यों नहीं आपने सुना है या क्यों व्हाई even after being so common they are not understood. Okay, so they are neglected, they are untreated for a variety of reasons. Let's look at the reasons कि वो क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले तो why are they untreated या हम क्यों समझ नहीं पाते हैं इनको. सबसे पहले तो diagnostic criteria. So if you look at ICD or DSM, the diagnostic criteria is very confusing. You are not able to use the diagnostic criteria because वो बहुत confusing है. ICD में अलग है, DSM में अलग है और बहुत सारे points है. And ऐसा कुछ clear cut differentiation नहीं लिखा है between normal and abnormal. Then classification systems हमने वही देखा कि थोड़ा मुश्किल है. Patients जो होते हैं वो भी काफी difficult होते हैं. So whenever these patients come to the OPD or IPD, these patients are difficult in the sense कि वो आपके साथ argue करेंगे, आपके साथ झगड़ा करेंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको दिलाएंगे. आपको लगता है कि अरे जाने दो, ये तो पेशेंट है, इनको कुछ बोलना नहीं है. बट अगर सामने से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि पेशेंट डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली थिंक अबाउट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है, और फिर थेरेपेटिक निहिलिज्म का मतलब है कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एज कोई ट्रीटमेंट नहीं है. समझो आपने डायग्नोस कर भी दिया, तो आगे का स्टेप क्या है कि लाइफ लॉन्ग वो थेरेपीज ले या लाइफ लॉन्ग कुछ मेडिसिन ले. एज सच कोई क्योर नहीं है या देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट रिड ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर. लेकिन फिर भी why are they important, why are we having this lecture? क्योंकि they cause significant distress and impairment to patients and others. तो वो खुद तो बहुत परेशान होते हैं, बाकियों को भी परेशान करते हैं. They affect the prognosis of other conditions. तो अगर डिप्रेशन का पेशेंट्स आपके पास आता भी है, तो अगर उसमें ऑलरेडी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो डिप्रेशन का भी प्रोग्नोसिस काफी खराब हो जाता है. कि वो डिप्रेशन भी कितना अच्छे से ठीक हो पाएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है. दूसरा है इट कैन इंटरफियर विद द ट्रीटमेंट ऑफ अदर कंडीशंस. जैसे अगर अल्कोहल डिपेंडेंस का पेशेंट आ रहा है और उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट ठीक से लेगा नहीं या ट्रीटमेंट लेने में थोड़ा रेजिस्टेंस करेगा या वो अल्कोहल पीता रहेगा, आपको बताएगा नहीं, झूठ बोलेगा. ये भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में फिट होता है. सो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, प्रोग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है. पेशेंट को डिस्ट्रेस हो रहा है, बाकियों को डिस्ट्रेस हो रहा है. एंड एक या दो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम देखेंगे जिनमें देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स. तो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें सुसाइड का या वॉयलेंस का रिस्क ज्यादा होता है, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है. सो कैन यू सी, ये दिख रहा है तो और खराब हो गया. एनीवे, आई रीड इट, तुम लोग देख लेना कि पर्सनालिटी क्या होता है. तो whenever
वी वांट टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पहले आप समझो कि पर्सनालिटी क्या होता है और फिर हम डिसऑर्डर समझेंगे। तो आपने चलते फिरते बोला होगा ना कि इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसकी पर्सनालिटी तो ऐसी है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी? आपको क्या लगता है पर्सनालिटी क्या होती है? जब आप बोलते हो ना आपके फ्रेंड का कि इसका तो नेचर ही खराब है, तो क्या मतलब है? एनीवे चलो, पर्सनालिटी का देखो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट आपने जो बोला होगा, जो सुना होगा कि उसका नेचर खराब है, पर्सनालिटी उसकी अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है, दैट इज अंदाजे से वही पर्सनालिटी का अंडरस्टैंडिंग है। तो इट इज द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बोलना है तो पर्सनालिटी इज हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। कोई भी एक सिचुएशन आएगी तो आपको गुस्सा आता है, तो आप हॉट टेम्पर्ड होके सिचुएशन को हैंडल करते हो, या एकदम कामली और हैप्पीली हैंडल करते हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके हैंडल करते हो। ये तीनों अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज है। तो बेसिकली हम कैसे रिएक्ट करते हैं बाकी एनवायरनमेंट से, बाकी लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन क्या होता है हमारा, दैट इज बेसिकली पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी जो है, इट इज बायोलॉजिकल ऑल्सो। हमें लगता है कि इसका नेचर खराब है क्योंकि मे बी इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी या ऐसा कुछ होगा, पर ये बायोलॉजिकल भी होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पापा हॉट टेम्पर्ड होते हैं, तो वो बच्चे भी हॉट टेम्पर्ड होते हैं और फिर ये बोलते हैं ये तो अपने पापा पे ही गया है ना? तो बायोलॉजिकल है, पर्सनालिटी डेफिनेटली बायोलॉजिकल है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी है, कुछ सोशल मैकेनिज्म्स भी है। अब अगर बचपन से वो बच्चा देखेगा कि मैं जब तक गुस्सा नहीं करूंगा, जब तक चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं होगी, तो फिर वो लर्न्ड बिहेवियर हो जाता है, वो यही सीखता है कि गुस्सा करना ही ठीक है, नहीं तो उस हिसाब से तो फिर मेरा कोई काम ही नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट पर्सनालिटी इज। थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है? तो कैरेक्टर का भी वही मीनिंग होता है, टेम्परामेंट का भी वही मीनिंग होता है। तो दे आर ऑल कंसिडर्ड अंडर पर्सनालिटी। जो टेम्परामेंट होता है दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, बायोलॉजिकली बेस्ड। तो ये बचपन से दिखेगा, जो हॉट टेम्पर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो जब भी कोई बायोलॉजिकल वे में बात करना है तो टेम्परामेंट इज अ बेटर वे टू डिस्क्राइब इट। कैरेक्टर जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती रहती है, तो फिर कैरेक्टर डेवलप होगा। जैसे बचपन से वो बोल रहा है कि मैं जब तक गुस्सा नहीं करता हूँ मेरा कोई सुनता नहीं है या मेरी कोई बात नहीं मानता है, तो ये एक्सपीरियंस से उसने सीखा है। ये दोनों मिलके पर्सनालिटी बनते हैं। It interacts with individual, social, and cultural factors. So now that we know what personality is, थोड़ा बहुत टेम्परामेंट के बारे में करते हैं, क्योंकि दिस इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी आप हार्ड वायर्ड हो, आपके दिमाग के अंदर कनेक्शंस या वायरिंग ही ऐसी है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है? तो दैट इज बायोलॉजिकल। उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पे चीजें हो रही है, तो आपके जीन्स तो कोई चेंज कर नहीं सकता है। तो इन टेक्निकल टर्म्स टेम्परामेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड विथ ईदर अप्रोच और विड्रॉल टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्टिमुलाई। तो आप कैसे कोई सिचुएशन को, कोई स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हो, बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है, तो उसको टेम्परामेंट बोलेंगे। ठीक है? टेम्परामेंट के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, पर बहुत सिंपल और इजी वाला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्लोनिंगर। क्लोनिंगर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने बोला था कि आप चार चीजें देखिए: नॉवेल्टी सीकिंग, हार्म अवॉइडेंस, रिवॉर्ड डिपेंडेंस और परसिस्टेंट। ठीक है? काफी पुराने टाइम पे उसने दिया था, बट ये चार मेन चीजें दिया था। नॉवेल्टी सीकिंग, नॉवेल्टी यानी कोई नई चीज,
तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको हर बार कुछ नया खाना होता है, लेकिन मैं रोज सेम खाना नहीं खा सकता हूँ, मुझे कुछ तो डिफरेंट टेस्ट चाहिए। या उनको हर बार कोई नई मूवी देखनी होती है, बोलते हैं हम ये फ्रेंड से भी बोर हो गया, अब मुझे नया फ्रेंड चाहिए। तो हर बार नई नई चीजें चाहिए होती है, तो इसे कहते हैं नॉवेल्टी सीकिंग। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरा रूटीन ही अच्छा है, रोज मैं उठूंगा, रोज उठ के मैं सिर्फ सैंडविच ही खाऊंगा, फिर पेपर पढ़ूंगा। फिर तो उनका रूटीन बहुत सेट होता है, उनको कोई नई चीज अगर उनके रूटीन में आ जाए तो वो पसंद नहीं है। तो दिस इज हाई नॉवेल्टी सीकिंग और लो नॉवेल्टी सीकिंग। तो ये एक तरीका है किसी की पर्सनालिटी को देखने का। सेकंड इज हार्म अवॉइडेंस। आपको पता है कि ये चीज करने से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बाद मुझे या तो पनिशमेंट मिलेगा या कुछ ना कुछ हार्म होगा, फिर भी वो करते हैं। ठीक है, जैसे पता है कि अगर मैं लेक्चर के बीच में बात करूंगा, हंसूंगा, तो टीचर खड़ा करेगी, क्वेश्चन पूछेगी, एंड में मुझे सामने आके बिठाएगी, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्म अवॉइडेंस उनमें बहुत कम है। उन्हें लगता है कि हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। एक थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एड्रेनलिन रश होता है, एड्रेनलिन जंकीज बोलते हैं, कि जब तक के बहुत तेज बाइक नहीं चलाएंगे या बहुत तेज कार नहीं चलाएंगे, या उनको ऊपर से जाके प्लेन से जंप करना होता है, तो इनमें होता है लो हार्म अवॉइडेंस, कि पता है कि प्लेन से जंप करके तो मर भी सकते हैं, पर फिर भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि वो बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड ऐसे होते हैं कि उनको हार्म अवॉइड करना नहीं होता है। और कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जो थोड़े बहुत शाय भी होते हैं, उनको बोले कि कुछ चलो नया करते हैं या कुछ फास्ट बाइक पे चलाते हैं कुछ, तो दे लाइक नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। जो बहुत डर लगता है बोलते हैं दे हैव वेरी हाई हार्म अवॉइडेंस। सो दिस इज ऑल्सो अ वे। रिवॉर्ड डिपेंडेंस, कुछ लोग होते हैं जब तक कि मेरा फायदा नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ होते हैं कि ठीक है चलो यार पढ़ लेते हैं, कुछ तो नॉलेज होगा। और कुछ होते हैं नहीं, जब तक एग्जाम में नहीं आएगा तब तक के तो मैं ये चैप्टर पढ़ने नहीं वाला हूँ। तो रिवॉर्ड डिपेंडेंस बहुत जरूरी है ऐसे लोगों में। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मीनिंग आपको पता है? लाइक इंग्लिश वर्ड परसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? कि बार बार एक ही चीज करना, परसिस्ट करना। तो परसिस्टेंस यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं। ठीक है, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार करते हैं, फाइनली वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो दीज आर परसिस्टेंट। ठीक है, ये उसने मोर और लेस एडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, कि जो एडिक्शन वाले लोग होते हैं उनमें हाई नोवेल्टी सीकिंग, लो हार्म अवॉइडेंस, हाई रिवॉर्ड डिपेंडेंस और लो परसिस्टेंस होता है। तो बेसिकली उसको देखना था कि ऐसा टेम्परामेंट जिनमें एडिक्शन अगर बहुत कॉमन है तो हम पहले से ही उनमें ट्रीटमेंट फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर पे। तो कैरेक्टर जो है वो रिजल्ट होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, तो ये हम सीखते हैं। These experiences can be individual, social or cultural. Individual experience ये ना कि हाँ, वो बच्चे को पता है कि जब तक मैं घर पे चिल्लाऊंगा नहीं कोई मेरा बात मानेगा नहीं। ठीक है, अब ये सेम बच्चा जब सोशल इसमें जाता है, या तो स्कूल या कॉलेज में जाता है, फिर वो चिल्लाता है, तो या तो प्रिंसिपल या टीचर्स उसको फिर पनिश करते हैं, बोलते हैं कि ये गलत बात है, तो वो सीखता है नहीं ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कल्चरल, कुछ कल्चर्स होते हैं जिसमें बहुत शोर मचाना, एंजॉय करना वो एक्सेप्टेबल भी होता है, उन्हें लगता है कि अगर कोई चुप बैठा है तो ये गलत बात है। और कुछ कल्चर्स होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, जो बोलते हैं कि ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए या ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। तो ये कल्चर डिपेंडेंट भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेम्परामेंट। तो ये दोनों को आप एकदम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, दोनों मिलके ही पर्सनालिटी बनते हैं। दोनों का इंटरेक्शन बेसिकली मिलके एक पर्सनालिटी बनता है। ठीक है, तो जैसे हमने टेम्परामेंट देखा था, वैसे कैरेक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कोऑपरेटिवनेस, ये तो इजी है। कुछ लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जो भी काम बोलो उल्टा ही करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कोऑपरेटिवनेस।
सेल्फ डायरेक्टेडनेस यानी कि खुद से वो कुछ कर रहे हैं या उनको दूसरों पे डिपेंडेंट होना होता है। तो दिस इज सेल्फ डायरेक्टेडनेस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया कि बेसिकली खुद को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो खुद से ही दूर भागते हैं। तो दिस इज सेल्फ ट्रांसेंडेंस कि वो खुद के साथ कितने कनेक्टेड है या खुद से वो, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझे ही पता नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ही पता नहीं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो दिस इज सेल्फ ट्रांसेंडेंस कि वो कितने इन टच है खुद के साथ। ठीक है। सो अगेन एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। नॉवेल्टी सीकिंग का मतलब है टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड विद अप्रोच टू नॉवेल, नॉवेल यानी नया, टू नॉवेल स्टिमुलाई एंड बोर्डम टू फेमिलियर। तो ये लोग बहुत इजीली बोर हो जाते हैं। यूजुअली डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसमें प्ले रोल करता है। डोपामीन हमारा रिवॉर्ड पाथवे भी है, तो दैट इज व्हाई नॉवेल्टी सीकिंग इज रिलेटेड टू डोपामीन। सेकंड comes harm avoidance. By definition, it is the tendency to avoid aversive experiences. Mostly serotonin से लेना देना होता है. Reward dependence, tendency to perform behavior that lead to reward. ये adrenaline और noradrenaline पे based है. Persistent, tendency to persist in a task even in the absence of reward, कि फेल हो रहा है तो भी बार बार कर रहा है, दैट इज परसिस्टेंस। इसका पता नहीं है, मोस्टली तो नॉरएड्रेनालिन है, आजकल ग्लूटामेट भी अपकमिंग है। तो सोच रहे हैं कि शायद ग्लूटामेट का भी परसिस्टेंस में रोल हो। ठीक है। कोऑपरेटिवनेस हमने देखा, इन सब का डेफिनेशन कोई डाउट है? Cooperativeness, ability to collaborate with others towards a task completion. Self-directedness, ability to set and work towards goal and targets. कि कुछ काम दो तो वो कर पाते हैं खुद से या नहीं. Self transcendence, ability to transcend the immediate material environment for a higher intangible aspects, है ना, बेसिकली खुद को ढूंढने की कोशिश। अब आप अगर गूगल करेंगे या बुक्स में भी पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के बहुत है 100 से भी ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी, पर इजी और सिंपल वाले जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली आपको पेशेंट्स एनालाइज करने में भी ये ज्यादा हेल्प करता है। तो जो सबसे फेमस मॉडल है पर्सनालिटी का, दैट इज कॉल्ड एज अ 5 फैक्टर मॉडल। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, कॉस्ट एंड मैक्रे, एंड बहुत ज्यादा यूज होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। एंड इसमें बेसिकली 5 फैक्टर मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 डिमेंशंस दिए पर्सनालिटी के। ये 5 डिमेंशंस है: ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोसिटिज्म। आई नो हर एक वर्ड बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, मैं समझाती हूँ क्या है, लेकिन इसको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक आप बोल सकते हैं कि ओशन। ठीक है। तो ओशन में दीज आर द वर्ड्स। और जो हमने नॉवेल्टी सीकिंग और ये सब पुराना वाला देखा था, वो आजकल इतना यूज नहीं होता है, या वो यूज होता है सिर्फ एडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये वाला जो मॉडल है, ये सारे साइकेट्री पेशेंट्स में आप यूज कर सकते हैं, भले ही वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्किजोफ्रेनिया हो। देखते हैं ओपननेस का क्या मतलब है, ये पुराने वाले से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ओपननेस जो है बेसिकली नई चीजें जो ढूंढना, जो नॉवेल्टी सीकिंग था, बेसिकली वही ओपननेस है कि ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो जैसे अगर हमारे पास पेशेंट आती है डिप्रेशन की, तो उसको पूछते हैं कि आपको अगर कोई नई रेसिपी मिल गई कि ये भी एक नया तरीका है या कोई नया डिश है ये बनाने का, तो आप ट्राई करोगे बनाना, या फिर वो बोलेगी नहीं नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मैं बस पुरानी चीजों से सही हूँ। तो दिस इज ओपननेस, बेसिकली नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि नहीं। काफी बड़ा वर्ड है कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो कॉन्शियस सुना होगा आपने कि इसमें तो कॉन्शियस ही नहीं है ना। कॉन्शियस यानी कि सही और गलत का समझ बेसिकली। ठीक है। या आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा,
तो उसमें दो आते थे, एक रेड कलर का बनता था, एक व्हाइट कलर का कार्टून बनता था उसपे। आई नो बहुत पुराना कार्टून है, बट जब भी आपके पास ऑप्शन होता है किसी वे में रिएक्ट करने का, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता सही है, एक रास्ता गलत है। बेसिकली आप कौन सा रास्ता चूज करोगे, दैट इज कंशियसनेस, कि आपका कॉन्शियस आपको ये करने देता है या नहीं। आपका कॉन्शियस बोलता है कि ये रास्ता तो गलत है, पर ये तो शॉर्टकट है, इसमें मेरा टाइम भी बचेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो क्यों ना ये शॉर्टकट ही यूज किया जाए। ठीक है, तो दिस इज योर कॉन्शियसनेस, कि आपका कॉन्शियस आपको क्या बोलता है। एक्सट्रोवर्जन, अगेन आपने एक्सट्रोवर्ट सुना होगा कि ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट ये ना जो शाय लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत आउटगोइंग होते हैं, जो आते से ही सबसे बात करेंगे। अगर कोई नई जगह जाते हैं तो नई जगह भी सबसे बात करेंगे, सबसे घुल मिल के रहेंगे। और एक्सट्रोवर्जन का ही ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्जन, जो अगर बहुत बड़े हॉल में भी बैठे हैं तो वो एक कोने में बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दिस इज द ऑपोजिट। तो एक्सट्रोवर्जन समझ में आ गया, कंसेंशियसनेस, ओपननेस। एग्रीएबलनेस भी उसके जैसे ही था, पुराने के जैसा, कि कोई काम दो तो एग्री करता है या उसका उल्टा करता है। दिस इज समथिंग न्यू, न्यूरोसिटिज्म। बेसिकली वो कितना ज्यादा स्ट्रेस लेता है। न्यूरोटिक जो वर्ड है, न्यूरोटिक का मतलब होता है स्ट्रेस। तो अगर किसी को एक सिचुएशन में डाल दे, तो आपने देखा होगा कुछ लोग है जो बहुत टेंशन लेते हैं सेम सिचुएशन के लिए। एग्जाम का ही देखा जाए तो एग्जाम में कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। और कुछ होते हैं जो बहुत चिल होते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हुई होती है, वो बोलते हैं नहीं नहीं कर लेंगे, कुछ तो लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज न्यूरोसिटिज्म, कि में आप कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, दैट इज बेसिकली न्यूरोसिटिज्म। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट आता है और हम पेशेंट की पर्सनालिटी इवेल्युएट करते हैं, हम ये 5 चीजें देखते हैं या ना पूछते हैं। पेशेंट को अलग अलग सिनेरियोज देते हैं कि ऐसा होगा तो आप कैसे करोगे। और इसका एक क्वेश्चनर भी आता है, बिग 5 क्वेश्चनर उसका नाम है। तो या तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पेशेंट से, या उसको बोल दो क्वेश्चनर भर के दे दो, उसपे से आपको उसकी पर्सनालिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो पुराने वाले से अगर कंपेयर किया जाए तो ओपननेस थोड़ा बहुत नॉवेल्टी सीकिंग जैसा ही है, कि नई चीजें कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कंसेंशियसनेस इज सेल्फ डायरेक्टेडनेस। एग्रीएबलनेस कितना कोऑपरेटिव है। न्यूरोसिटिज्म अगेन हार्म अवॉइडेंस। तो पुरानी वाली चीजों को ही लेके उन्होंने थोड़ा सा और बेटर बनाया है। और लेटेस्ट वाला जो है, हम ये बिग 5 या ओशंस का ही क्राइटेरिया करते हैं। ठीक है, तो अब हमने पर्सनालिटी तो असेस कर ली। अब देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर मैलएडेप्टिव एंड इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स। ठीक है, तो पर्सनालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो अगर पर्सनालिटी अच्छी है तो हम उसको डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। पर्सनालिटी अगर इतनी बुरी है कि उसको अडेप्ट नहीं करने दे रही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, और बेसिकली अडेप्टेशन में फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। और ये डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट का कॉग्निशन, इम्पल्स कंट्रोल एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, तो फिर हम इसको डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई जस्ट हॉट टेम्पर्ड है पर उसका काम चल रहा है, फ्रेंडशिप अच्छी है, फैमिली लाइफ अच्छा है, तो फिर हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी नहीं बोलेंगे, कि ठीक है बस वो हॉट टेम्पर्ड है तो है। ठीक है, एज ए रूल अगर हमें बोलना है कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो हमें 3 P's चाहिए: पैथोलॉजिकल, परवेसिव एंड परसिस्टेंट। पैथोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल नहीं है। थोड़ा बहुत गुस्सा करना नॉर्मल होता है, पर इतना ज्यादा गुस्सा करना कि आप फर्नीचर तोड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। तो पैथोलॉजिकल इज नॉर्मल से कुछ अलग। परवेसिव यानी कि अलग अलग जगह,
अगर वो सिर्फ आके काम पे गुस्सा कर रहा है पर फ्रेंड्स के साथ अच्छा है, फैमिली के साथ अच्छा है, तो वो परवेजिव नहीं है। हो सकता है उसको काम का स्ट्रेस हो, इसीलिए वो काम पे गुस्सा कर रहा है, हॉट टेम्पर्ड हो रहा है। तो अगर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलना है, तो वो हर सिचुएशन में सेम रिएक्ट करना चाहिए। हर सिचुएशन में या हर लाइफ के एस्पेक्ट में उसमें गुस्सा करना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वो डिसऑर्डर है। persistent is continuous and stable over a period of time। यानी कि बचपन से ही वो गुस्सा कर रहा है या बहुत सालों से। जैसे आप अगर पेशेंट के रिलेटिव को पूछोगे, तो रिलेटिव वही बोलेगी, हाँ मेरी शादी को तो 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से ये चेंज नहीं हुआ है, ये ऐसे ही है, इनको तो गुस्सा आता ही है और हर सिचुएशन में आता है। इसका ऑपोजिट होगा कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहा है, किसी की डेथ हो गई घर पे या कुछ है, और तब वो गुस्सा कर रहा है कुछ महीनों के लिए और फिर बाद में वो ठीक हो जाता है, तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट परसिस्टेंट। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलने के लिए हमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑल क्लासिफिकेशन, साइकेट्रिक इलनेसेस में जब भी हमें क्लासिफाई करना होता है, हम डीएसएम यूज करते हैं, आईसीडी यूज करते हैं। है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डीएसएम या आईसीडी यूज करा तो बेटर है। बट क्लिनिक्स में तो हम ओशंस क्राइटेरिया से भी काम चला लेते हैं। ठीक है, अब आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। तो आई नो बहुत बड़ी लिस्ट है, पर मैं बहुत सिंपल करके बनाती हूँ, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को तीन क्लस्टर में डिवाइड किया। क्लस्टर ए, बी एंड सी। ठीक है, अगर आप हर क्लस्टर का कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे तो फिर आपको वो लंबी लिस्ट रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्लस्टर ए वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ऑड होते हैं, एक्सेंट्रिक होते हैं, थोड़े अजीब से होते हैं, थोड़े वियर्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ टेक्निकल क्लासिफिकेशन, पर याद करने के लिए हम याद करते हैं मैड, बैड और सैड। ठीक है, मैड यानी कि बहुत वियर्ड होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं। बैड यानी कि खुद के लिए तो अच्छे हैं, बाकियों के लिए परेशान करेंगे, तो बैड फॉर द सोसाइटी। एंड ये सैड यानी खुद के लिए वो बुरे होते हैं, भले ही मे बी सोसाइटी वगैरह को उनसे प्रॉब्लम ना हो, पर वो खुद ही इतने परेशान होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो क्लस्टर ए वाले होते हैं ऑड और अलूफ। क्लस्टर बी वाले होते हैं ड्रामेटिक, इमोशनल। ठीक है, हम देखेंगे कि ये कौन और कैसे कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक है। क्लस्टर सी वाले जो हमेशा स्ट्रेस लेते हैं, फियरफुल होते हैं, एंग्शियस होते हैं, अवॉइडेंट होते हैं। तो दीज आर द क्लस्टर्स। ठीक है, सो अब एक एक करके आता है। सबसे पहले क्लस्टर ए देखते हैं। क्लस्टर ए में तीन आते हैं, पैरानॉइड, स्किज़ॉइड, स्किज़ोटिपल। ठीक है, पैरानॉइड का मतलब है कि हर चीज उनको लगेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर कोई उनके लिए अच्छा भी कुछ करता है, नहीं नहीं ये तो मेरा बुरा, कुछ तो इसके पीछे प्लान होगा या इसने कुछ तो प्लान बनाया होगा, तो इनको ट्रस्ट करना आसान नहीं होता। जो पैरानॉइड पर्सनालिटी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट अदर्स। उनको हमेशा लगता है कि सामने वाला मेरे कुछ ना कुछ खिलाफ ही करेगा या मेरा कुछ बुरा ही करेगा। स्किज़ॉइड वाले जो होते हैं, उनको ना सोशल इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगता, उनको अकेले बैठना अच्छा लगता है, कि जब तक कोई उनसे आके बात ना करे तब तक वो खुश रहेंगे। तो बेसिकली दे लाइक बीइंग अलूफ, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस, तो वो अपने इमोशंस बता भी नहीं पाते हैं, सामने वाले के इमोशंस समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए दे लाइक कि मैं अकेले ही ठीक हूँ। ये हो गया स्किज़ॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्किज़ोटिपल। स्किज़ोटिपल का मतलब है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के जैसे होते हैं, या तो स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटिव्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत बहुत माइल्ड वर्जन होता है।
तो इनके ऑड बिलीव्स होंगे, ऑड बिहेवियर होगा, कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, बात करने का स्टाइल अलग होगा। तो दे आर वेरी क्लोज टू स्किजोफ्रेनिया, बट एक्चुअल स्किजोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते। तो इसीलिए बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ स्किजोफ्रेनिया जो है उसे हम स्किजोटिपल बोलते हैं। ठीक है, पैरानोइड है ना, सब पे शक करता है। स्किजोइड अकेले रहना अच्छा लगता है। स्किजोटिपल जो थोड़े बहुत स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है बट नॉट अ फुल ब्लोन साइकोटिक पिक्चर। क्लस्टर बी वाले सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत लाउड होता है, बहुत ड्रामेटिक होता है, और अगर वो रूम में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्रियोनिक पे। हिस्ट्रियोनिक का मतलब है उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। तो आई एम श्योर आप सब में एक तो फ्रेंड होगा जो हिस्ट्रियोनिक होता ही है, कि जब तक वो बात नहीं कर रहा है तब तक ये उसको शांति नहीं रहेगी, कि सबने मेरा सुनना चाहिए, मेरा बात करना चाहिए। कोई और बात करने लगता है तो वो और जोर से बात करने लगता है या कुछ शोर मचाने लगता है। तो दे आर अटेंशन सीकिंग। मोस्टली जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनमें भी मोस्टली हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी होती है क्योंकि उन्हें अटेंशन अच्छा लगता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी जो है वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो बॉर्डरलाइन, इनका नाम बॉर्डरलाइन रखा है क्योंकि दे आर बॉर्डरलाइन ऑन न्यूरोटिक एंड साइकोटिक, कि कभी कभी उनमें साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखने लगेंगे, कभी कभी न्यूरोटिक दिखने लगेंगे। वो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि वो खुद भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इनमें सुसाइड बहुत कॉमन है। तो भले कंप्लीटेड सुसाइड नहीं, पर सुसाइड थ्रेटन करना भी बहुत कॉमन है। तो वो या तो हाथ काट देंगे, या घर पे कुछ भी झगड़ा हो गया तो जाके कुछ रैट पॉइजन पी लेंगे या कुछ क्लोरीन पी लेंगे। तो ये यूजुअली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है, अगेन आई एम श्योर आपको कोई ना कोई आपका फ्रेंड याद होगा ही, कि उसको खुद से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं है। तो उसको लगता हूँ मैं ही बेस्ट हूँ, मैं सेंटर ऑफ अर्थ हूँ, मैं जो भी करता हूँ हर चीज अच्छा करता हूँ, जो भी करता हूँ बुरा करता हूँ। ठीक है। एंटी सोशल, एंटी सोशल का नाम एंटी सोशल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता। ये नहीं, एंटी सोशल का मतलब है दे आर अगेंस्ट द सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाना उनको अच्छा लगता है। तो दे हैव डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, सोसाइटल नॉर्म्स। तो अगर उनको बोला जाए कि ये नहीं करना है या ये करोगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे या कुछ आपको जेल हो जाएगी, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है तो दारू पी के ही गाड़ी चलाएंगे वो। तो दीज आर एंटी सोशल पर्सनालिटीज। एंड मोस्टली एंटी सोशल पर्सनालिटीज में सब्सटेंस यूज या एडिक्शन बहुत कॉमन होता है। जरूरी नहीं है कि एंटी सोशल हो तो एडिक्शन हो, बट कॉमन बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि हिस्ट्रियोनिक वाले फिल्म स्टार्स ही बढ़ेंगे या सारे फिल्म स्टार्स हिस्ट्रियोनिक होते हैं, बट मोर कॉमन इन दीज पीपल। अब आते हैं क्लस्टर सी पे। क्लस्टर सी वाले होते हैं सैड। ठीक है, वो खुद से ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्लस्टर बी से बाकी लोग परेशान होंगे, वो खुश रहेंगे। लेकिन क्लस्टर सी वाले खुद आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे कि इसका कुछ करो, मेरी पर्सनालिटी बचपन से ऐसे, इसके लिए आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो एक है एंग्शियस अवॉइडेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, और इतना ज्यादा उनको लगता है कि मुझे एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, ह्यूमिलिएशन हो जाएगा, कि वो फिर सिचुएशन को अवॉइड करने लगता है। कि उनको लगता है कि हाँ, मैं क्लास में अगर जाके बैठूंगा तो भी मैं कुछ गलत कर दूंगा या कुछ गलत हो जाएगा, तो क्लास भी नहीं जाते। डिपेंडेंट पर्सनालिटी, अगेन एज द नेम सजेस्ट, कि उनको किसी पे डिपेंडेंट होना होता है, कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दिस इज डिपेंडेंट पर्सनालिटी। नाउ कमिंग टू एननकैस्टिक। एननकैस्टिक का दूसरा वर्ड ओसीपीडी भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये होता है परफेक्शनिस्ट।
इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो सारे क्लस्टर्स देखा जाए तो सब में कुछ कुछ कोमोबिडिटीज होती है। डिप्रेशन तो ऑलमोस्ट सब में ही होता है। हमने देखा था सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्लस्टर बी में ज्यादा कॉमन होते हैं, स्पेशली एंटी सोशल पर्सनालिटी। ओसीडी जो है क्लस्टर सी, ओसीपीडी एनिंकेस्टिक वाले में ज्यादा होगा। तो बाकी जो साइकेट्रिक इलनेसेस है, हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस होने का रिस्क होता है। तो आपको वो कोमोबिडिटीज और वो रिस्क भी एटलीस्ट कॉमन वाली तो पता होनी चाहिए। इटियोलॉजी, क्यों किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, अगेन बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। बायोलॉजिकल में कुछ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे स्किजोटिपल हमने देखा था कि स्किजोफ्रेनिया के जो रिलेटिव्स हैं उनमें हो सकता है। बायोकेमिकल में डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरेड्रेनालिन, अगेन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। आपके दिमाग में कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी होती है, जैसे डिसइनहिबिशन और कुछ एबनॉर्मलिटीज, उसकी वजह से भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्पेशली हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि सोशली हमने कैसे रहना चाहिए। तो अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लोब में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बचपन में स्पेशली अगर अब्यूज किया जाए तो हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का चांस बढ़ जाए। निग्लेक्ट, chaotic और पैथोलॉजिकल फैमिलीज, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स और अटैचमेंट, सोशल आइसोलेशन, ये फैक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो, बट दे कैन कंट्रीब्यूट। सोशो कल्चरल फैक्टर्स में अगेन कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है, रिलीजियस एंड मॉरल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं कि लड़कियों ने चुप बैठना चाहिए, लड़कों ने बोलना चाहिए, लड़के आउट गोइंग होना चाहिए। लड़के अगर चुप बैठे तो उनपे भी फिर बोलते हैं कि अरे तुम क्यों चुप बैठे हो, और लड़कियां कुछ बोलती है तो बोलते हैं नहीं नहीं लड़कियों ने नहीं बोलना चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक भी है, रिलीजियस सब कल्चर्स, ये सब भी थोड़ा बहुत पर्सनालिटी शेप करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन हम एकदम ये नहीं बोल सकते कि ये होगा तो ये पर्सनालिटी होगा। तो कॉजेटिव फैक्टर एंड पर्सनालिटी लीनियर नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही क्योटिक प्रोसेस है, कम ज्यादा होते रहता है, एंड इवेंचुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर फिर वो जाके बनता है, ठीक है। जब भी आपके पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, यू हैव टू रूल आउट ऑल दीज अदर डिसऑर्डर्स आल्सो, स्पेशली मूड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर अगर मेनिया या डिप्रेशन का सॉफ्टर फॉर्म या माइल्डर फॉर्म रहा तो हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, एडीएचडी, पीटीएसडी, साइकोसिस, ओसीडी, कभी कभी नॉर्मल कल्चरल वेरिएंस भी होता है। तो आप उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बना सकते जब तक कि ये रूल आउट नहीं हो। तो ये सब रूल आउट करने के बाद ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनता है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, मोर लेस लाइफ लॉन्ग ही बोल सकते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और वो टाइम पे ट्रीटमेंट आपको देते रहना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मल्टी मॉडल है, एक कोई ट्रीटमेंट मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ कि यही इससे ट्रीट होगा। तो मेडिसिन है, साइकोथेरेपी है, एक्सरसाइजेस है, ये सब चीजें हैं। बहुत सारे नए भी आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स जो अभी अंडर रिसर्च है। तो हो सकता है पुराने वाले ना काम करे बट नए वाले हो जाए। कोलैबोरेटिव होता है, कोलैबोरेटिव का वही मतलब है कि सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, सब लोग मिलके अगर करें तो बेटर है। बट हमेशा याद रखो कि चैलेंजिंग है। जब भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर ट्रीट कर रहे हैं, ये चैलेंज लेके ही ट्रीट करना चाहिए, इट इज नॉट एट ऑल इजी। हमारा मेन एम ये नहीं होता है कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आर एम इज टू रिड्यूस द सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, कि खुद को चोट ना पहुंचाए, दूसरों को चोट ना पहुंचाए, टू रिड्यूस बिहेवियर्स दैट कॉज डैमेज टू अदर्स, टू रिड्यूस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स, कि काम पे कॉलेज पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल सोशल फंक्शनिंग, टू ब्रिंग अबाउट लॉन्ग टर्म
चेंजेस काफी बड़ा गोल होता है, पॉसिबल नहीं होता है, अगर कर सके तो अच्छा ही है। हमेशा याद रखो, हमारे पास जितनी भी मेडिसिन हैं, दे डू नॉट क्योर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनका कोई क्योर नहीं है। कभी कभार सिम्टम्स को कम करने के लिए हम ड्रग्स दे सकते हैं। नए नए ट्रीटमेंट्स भी आ रहे हैं, तो नए ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। कम से कम 12 to 18 मंथ्स का तो साइकोथेरेपी इनको लगता ही लगता है। तो अगर आप कोई पेशेंट को काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं तो एक काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा, 12 to 18 मंथ्स का काउंसलिंग लगेगा। अलग अलग टाइप्स की काउंसलिंग लगेगी, यूजुअली कंबाइंड अप्रोच होता है। काउंसलिंग आईपीडी हो सकती है, ओपीडी हो सकती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी। तो अगेन कोई एक स्पेसिफिक साइकोथेरेपी नहीं है, सबको मिलजुल के काम करना है और पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करना है जितना कर सकता है। प्रिकॉशंस लेना है, स्पेशली ये पेशेंट्स थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, तो वी हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं देना है, ठीक है। तो वेन एवर दे आस्क समथिंग अबाउट यू, आप लोगों को कुछ नहीं बताना, ठीक है। यू आर सपोज टू टेल कि पेशेंट आप है, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके बारे में बताइए। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, जो भी आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है पेशेंट का, डॉक्यूमेंट करो। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, साइकेट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जाके गॉसिप नहीं करना है, बाकी लोगों को नहीं बताना है कि ये तो आया था और ऐसा हुआ था। मेक अ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, नॉट पर्सनल इंप्रेशन और प्रेजुडिसेस। तो अगर आप डायग्नोसिस बना भी रहे हो, तो आपके पास एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए जो फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन पाएगा, ठीक है। तो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।